वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सुपर 100 चैलेंज AIBE 2025 के लिए करेंगे। इसके अंदर काफ़ी जो जो भी आपके बेयर एक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको सबको कवर किया गया है। उसको सबको बारी बारी से उनके कौन कौन से सैम्पल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम इसमें जान लेते हैं कि 100 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे जो कि 19 सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और इसके अंदर इस बार BNS, BNSS और BSA इनको भी इंक्लूड किया गया है। और आपको सारी जो है सारी सारी चीज़ें देखिए आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, टिप टॉप एकदम आपको पता होना चाहिए। और इसलिए आपको एग्जाम का पैटर्न भी देखिए आपको पता होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एक और बता देता हूँ कि बेयर एक्ट्स के अंदर कोई मार्किंग वगैरह ना हो, बुक्स वगैरह ना लेके जाएं। देखिए कौन कौन से एक्ट इसके अंदर कवर्ड हैं। BNS, BSA, सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, मीडिएशन एक्ट, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, एनवायरमेंट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, प्रोफेशनल एथिक्स और फिर और भी कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसमें BNS के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अंडर द BNS 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू प्रोविजन नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एज एन ऑफेंस इन द IPC 1860। अब आपको इसके अंदर चार ऑप्शन हैं: थेफ्ट, मर्डर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और चीटिंग। देखिए इसके अंदर जो सही आंसर है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हर क्वेश्चन के लिए। द BNS इंट्रोड्यूस्ड specific definition for new age crime. Organized crime is a new category defined under section 111 of the BNS, addressing a gap in the old IPC। देखिए पुरानी IPC के अंदर क्या था कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि नया टाइम है, मॉडर्न टाइम है और बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही चेन इवेंट्स होते हैं, इसलिए इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द BNSS 2023 विच इज द what is the maximum period of police custody that can be authorized in the first? ऑप्शन आपके लिए 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। देखिए इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है 30 डेज। अंडर द BNSS प्रोविजन द मैक्सिमम पुलिस कस्टडी दैट कैन बी ऑथराइज्ड इन द फर्स्ट इंस्टांस इज 30 डेज, अलाउइंग फॉर मोर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन ताकि अच्छे से हो पाए इसलिए इसमें 30 डेज का टाइम दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो BSA 2023 प्राइमरली फोकसेस ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ विच टाइप ऑफ एविडेंस। आपको बताना है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो उसका किस चीज़ पे फोकस है, प्राइमरली किस चीज़ पे फोकस है। ओरल एविडेंस पे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे या सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे। देखिए इसका जो मेन मकसद है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि न्यू एज में हम आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ज़माना है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे बहुत ज़्यादा इसका फोकस है। जितनी भी हमारी आज के टाइम पे व्हाट्सएप चैट, ईमेल, ये सब सारी चीज़ें अब इंक्लूड रहती हैं इसके अंदर। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी आप समझ लीजिए। ए की थ्रस्ट ऑफ द BSA इज टू मॉडर्नाइज एविडेंस लॉ बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। क्योंकि आजकल के टाइम पे देखिए सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है, और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या चीज़ें और ऐसी आने वाली हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए इसको पहले तो हमने अमेंडमेंट्स के हिसाब से किए थे, लेकिन अब इनको और भी अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 अ डिग्री इज डिफाइंड अंडर। आपको बताना है कि डिग्री किस सेक्शन में डिफाइन है। देखिए आपके पास बेयर एक्ट होगा तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए। तो ऑप्शन इसके अंदर सेक्शन 2 क्लोज 2, ऑप्शन 20 में ऑर्डर 5, फिर इसमें सेक्शन 2 क्लोज 2 और फिर ऑर्डर 1 रूल 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है इसका ऑप्शन सी, सेक्शन 2 क्लोज 2। और बेसिकली ये भी रहेगा क्योंकि इसमें ऑप्शन कुछ गलत में से हो गया है, सॉरी फॉर दैट। A degree is formally defined in section 2 clause 2 of the code. It is crucial to know the exact section for the core definitions। देखिए डेफिनेशन से आपसे ऑर्डर के बारे में पूछ सकते हैं, जजमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत ही ईजी सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ज़्यादातर पूछा जाता है। आर्टिकल 32 जो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है। इसके लिए ऑप्शन आप एक्सप्लेनेशन भी समझ लीजिए। आर्टिकल 32 इज हेल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इस नाम से भी आ जाता है कि किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गिविंग सिटीजन्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो है सिटीजन्स इस आर्टिकल के थ्रू जा सकते हैं। काफ़ी जो है PILs वगैरह इसी के अंडर फाइल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर BCI रूल्स एन एडवोकेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। BCI के रूल के हिसाब से एडवोकेट को किस चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ों को एडवर्टाइज करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है। तो वो कौन से प्रिंसिपल हैं जिसके बेस पर ये बनाया गया है। ऑप्शन आपका मेंटेनिंग डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, इंक्रीजिंग कंपटीशन, प्रोटेक्टिंग क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, रेगुलेटिंग लीगल फीस। देखिए इसके अंदर ऑप्शन ए ही है, क्योंकि इसमें मेंटेनिंग डिग्निटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
The provision under Chapter 4, Part 6 of BCI rule is fundamentally to uphold the dignity and integrity of the legal profession. देखिए इंटीग्रिटी का बना होना, प्रोफेशन का बना होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, यही प्राइमरी है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मैंने ऐसे इसके लिए देखिए AIB की प्रिपरेशन के लिए मैंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आप चैनल पे विजिट करेंगे, आपको जजमेंट्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और लीगल मैक्सिम ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, सब मिलेंगी। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग अंडर द BNS इज एसेंशियली अ स्पेसिफिक एंड एग्रोवेटेड फॉर्म ऑफ। आपको बताने की स्नैचिंग जो है वो किसकी जो है एग्रोवेटेड फॉर्म है। मतलब क्या होता है कि एग्रोवेटेड होता है ना नंबर ऑफ टाइम से। थेफ्ट है, थेफ्ट ऑफ एक्सटोर्शन है, रॉबरी है, क्रिमिनल फोर्स है। देखिए थेफ्ट और एक्सटोर्शन होगा ऑप्शन इसका, क्योंकि क्या होता है कि सेक्शन 304 ऑफ द BNS डिफाइन स्नैचिंग एज क्विकली सीजिंग प्रॉपर्टी। द एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई इट इज एन एग्रोवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटोर्शन। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि किस तरह की जो है देखो डरा धमका के किया जाता है, इसलिए इसको एग्रोवेट किया जाता है। क्योंकि सिंपल चोरी तो देखो बिल्कुल सिंपल रहेगी, एग्रोवेटेड है ये क्योंकि इसमें चीज़ें और ग्रेव हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर BNS ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट हैज़ द राइट टू हैव अ फ्रेंड इन्फॉर्म्ड, दिस मस्ट बी इन्फॉर्म टू द अरेस्टेड पर्सन। आपको बताना है कि अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म देखिए कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए है विद इन 2 आवर्स ऑफ अरेस्ट, 2 घंटे के अंदर अंदर, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट उसी टाइम पर, विद इन 12 आवर्स ऑफ अरेस्ट 12 घंटे में, एट प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के सामने। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। आर्टिकल भी याद होना चाहिए, किस आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपके लिए कमेंट में जरूर बताएं किस आर्टिकल के हिसाब से आपको राइट टू रिमेन साइलेंट भी दिया गया है। ऐसा एक नेशनल एंथम के ऊपर जजमेंट भी है, ठीक है। एनीथिंग यू से कैन एंड विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये हमेशा आपने बहुत बार सुना होगा। चलिए अपने उस पर आते हैं। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, देखिए जैसे ही आपको जब अरेस्ट किया जाएगा, आपके किसी नॉन पर्सन को, फ्रेंड को, किसी ना किसी रिलेटिव को आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाता है। सेक्शन 43 क्लोज 1 सब क्लोज B ऑफ द BNSS mandates that the police officer shall at the time of arrest inform the person of their rights। तो उसके जो राइट्स हैं वो चीज़ें बताई जाती हैं, और ऊपर से आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए किसी ना किसी को, वो फैमिली में मेंबर्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है। इसमें मैंने देखिए क्या है कि वीडियोस को मैंने मल्टीपल उसमें बनाया है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। यहाँ से हमारी क्वेश्चन जो है 9 से स्टार्ट होगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9, as per the BSA 2023, the requirement for a certificate to prove the electronic record under section 65 of the Indian Evidence Act is now subsumed under which section? आपको बताना है भी 65B इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, ये वाला जो सेक्शन था आपको याद होगा, सर्टिफिकेट देते हैं हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देने के लिए, इसका सर्टिफिकेट लगता था कोर्ट के अंदर। तो वो सर्टिफिकेट किस सेक्शन में जाएगा? BSA के। ऑप्शन ए है 61 और फिर 63, सेक्शन 106, सेक्शन 114। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका देखिए बी होना चाहिए 63। द रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफिकेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज नाउ कवर्ड अंडर सेक्शन 1 is actually section 63. Question number 10, a contract with a minor is voidable at the option of the minor, valid if for the benefit of the minor, void ab initio, unenforceable। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ना बेसिक एसेंशियल्स दिए होते हैं, बेसिक चीज़ें कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो माइनर के साथ में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा, अगर वो माइनर है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? देखिए वो वॉइड एब इनिशियो रहेगा, उसकी कोई वैलिडिटी, मतलब वो शुरू से ही नल एंड वॉइड है, उसको वो कभी भी इरेगुलर भी नहीं है कि उसको बाद में उसको रेगुलराइज किया जाए, वॉइडेबल भी नहीं है बेसिकली, वो सिर्फ वॉइड है। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द केस ऑफ। आपको बताना है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो कौन से केस से आया है? डोंग्यू वर्सेस स्टीवनसन, रैलन वर्सेस फ्लेचर, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एशवी वर्सेस वाइट। देखिए रैलन वर्सेस फ्लेचर जो है ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपने सुना होगा, रैलन वर्सेस फ्लेचर। और इसके बाद में आपको एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कौन से उससे आया था। तो उसमें देखिए ओलियम गैस लीक का क्वेश्चन रहता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो MC मेहता वाला जो जजमेंट है उससे है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पूछी है तो फ्लेचर वर्सेस रैलन वर्सेस फ्लेचर। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय द एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग फ्रॉम द लैंड वॉज एस्टेब्लिश इन रैलन वर्सेस फ्लेचर। और जब हमारे यहाँ भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई और ये ओलियम गैस लीक हुआ, तो उसके बाद हमें ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को छोड़ के आगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पे जाना पड़ा, जो कि जजमेंट आपको पता होगी MC मेहता यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी फॉर सीकिंग डाइवोर्स। आपको बताना है कि किस जो ये जो क्रुएलिटी का ग्राउंड है वो कहाँ क्या है? मस्ट बी प्रूवन टू बी फिजिकल ओनली, is not a valid ground for divorce, can be both physical and mental, और requires a minimum duration of 1 year। तो आपको इनमें से बताना है कि आपको सिर्फ जो फिजिकल वायलेंस हुआ है उसी वही ग्राउंड हो सकता है,
या फिर ये ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का, या फिर फिजिकल मेंटल दोनों ही को क्रुएलिटी को बोला जाएगा, या फिर 1 साल का गैप होना चाहिए। देखिए 1 साल का गैप होना चाहिए, ये तो बहुत ही वेग चीज़ है। तो कैन बी बोथ फिजिकल एंड मेंटल। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है होल्ड दैट क्रुएलिटी अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 ए कैन बी बोथ फिजिकल एंड मेंटल नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन रेफर टू एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कौन सा पार्ट है जो मैग्ना कार्टा बोला जाता है। द प्रियम्बल, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। तो करेक्ट आंसर देखिए मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है आपको पता होगा, फंडामेंटल राइट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वही है। तो एक्सप्लेनेशन इसकी है एनश्राइनिंग फंडामेंटल राइट इज कंसिडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एज इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स, क्योंकि ये क्या करता है इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्कमैन। आपको बताना है वर्कमैन को क्या कहाँ पे कैसे डिस्क्राइब किया गया है। ओनली दोज एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, जो सिर्फ फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं। एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इन एन इंडस्ट्री टू डू स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क, कोई भी इंसान जो जो इंडस्ट्री में काम करता है वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, उसको कह सकते हैं वर्कमैन। ओनली परमानेंट एम्प्लॉयज, सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज को। ओनली एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, या सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज। देखिए इसका करेक्ट आंसर है एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री। वो जो भी इंसान है इंडस्ट्री में काम करता है तो वो वर्कमैन कहलाएगा। Question number 15. Community service as a punishment has been introduced for the first time in BNS for which of the following offenses? आपको बताना है कम्युनिटी सर्विस किस तरह के ऑफेंसेस के लिए रखी गई है, क्योंकि इसके अंदर देखिए सजा नहीं है, आपको सुधारने के लिए सुधारने के लिए रहता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रिफॉर्मेटिव कौन सा, ये एक तरीके से रिफॉर्मेटिव चीज़ है। मर्डर, थेफ्ट, पेटी थेफ्ट एंड अदर स्पेसिफाइड माइनर ऑफेंसेस और चीटिंग। देखिए हमेशा छोटी चीज़ों में रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है पेटी थेफ्ट, क्योंकि बीएनएस ने इसमें क्या किया है कि जो कि जिसकी वैल्यू 5,000 से कम है या फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए होते हैं, तो उसमें ऐसे लोगों को जो है रिफॉर्म किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द बीएनएसएस मैंडेट्स दैट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम शैल बी कंडक्टेड बाय। आपको बताना है रेप विक्टिम की जो मेडिकल एग्जामिनेशन है कैसे कंडक्ट हो कैसे कंडक्ट होगी। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा उसको, एनी डॉक्टर अवेलेबल करेगा, या एक गवर्नमेंट डॉक्टर करेगा, या पैनल ऑफ 2 डॉक्टर्स करेगा। देखिए इसका आंसर है करेक्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सेक्शन 198 स्पेसिफाइज एग्जामिनेशन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो गवर्नमेंट लोकल बॉडी से ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है अंडर द बीएससी सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड। सेकेंडरी एविडेंस किस किस चीज़ों को इंक्लूड करता है। ओनली सर्टिफाइड कॉपीज, ओनली फोटो कॉपीज, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेसेस और ओरल अकाउंट्स। देखिए करेक्ट आंसर इसका है कॉपीज मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेसेस। ठीक है, क्योंकि यही सेकेंडरी रहेंगे, सर्टिफाइड कॉपी ये सब चीज़ें इनको सेकेंडरी नहीं कहेंगे। सेक्शन 58 डिफाइन सेकेंडरी एविडेंस टू इंक्लूड कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस इंश्योरिंग एक्यूरेसी। देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो आप अपने बेरेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 18 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। आपको ऑब्जेक्टिव भी देखिए बेरेक्ट में स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव को पढ़ लें। उसका इसके ऑप्शन है रिप्लेस द कोर्ट सिस्टम को ही पूरा रिप्लेस करने के लिए है, या प्रोवाइड ए स्पीडी एंड इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू लिटिगेशन, हैंडल ओनली इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, मेक लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑप्शनल। तो इसका करंट आंसर है प्रोवाइड स्पीडी ऑल्टरनेटिव। ये कोर्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या करता है देखिए आप मतलब काफ़ी जो बिजनेसेस चल रहे हैं उसके अंदर अगर आप अपने आपस में लोग क्या करते हैं कि जैसे कि उनके पास क्या होता है कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जब कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आपको पता होगा ऑर्डिनरी सूट को कभी कभी तो इतने साल लग जाते हैं, लेकिन ये जो एडीआर क्या बोलते हैं आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन के अंदर आपको सिंपल चीज़ है कि एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है या मीडिएटर होता है, वो डिसाइड कर लेता है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है जल्दी जल्दी से फटाफट से रिजॉल्व हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द डॉक्ट्रिन ऑफ पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू। आपको बताना है ये डॉक्ट्रिन बड़ा फेमस है कंपनी एक्ट के अंदर। इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल, लुकिंग बियॉन्ड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी टू होल्ड मेंबर्स लाइबल, चेंजिंग लीगल स्ट्रक्चर, अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स। तो एक करेक्ट आंसर है इसका होल्डिंग मेंबर्स लाइबल। होता क्या है कि हमें पता नहीं चलता कि डायरेक्टर्स ने ये क्राइम कमिट किया होता है, और वो कहते रहते हैं कि जी कंपनी तो एक क्या है, कंपनी एक अपने आप में एक अलग एंटिटी है, कंपनी की ही गलती है। लेकिन अगर कुछ तरह का ऐसा क्राइम हो रहा है उसके पर्दे के पीछे, तो ऐसे इसको कहते हैं पर्दा उठा के चेक करना कि भाई इसके पीछे है कौन, ताकि सही इंसान को इसमें पनिश किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 20 है द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल वाज एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। आपको बताना है पीपीपी ये जो है ये कौन से केस के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
तरुण भरत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका है बी, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या था, एक्सप्लेनेशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा डिफिकल्ट होते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से रखना। इंडस्ट्रीज कॉजिंग पॉल्यूशन वर हेल्ड एब्सोल्युटली लायबल टू कंपनसेट फॉर हार्म। तो एब्सोल्यूट जो है इसके अंदर माना गया, अगर कोई भी गलती होती है तो उनको एब्सोल्युटली किसी भी तरह की छूट नहीं है, मतलब जैसे पहले के स्ट्रिक्ट उसमें रूल में होती थी। आईपीआर से क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ ए पेटेंट इन इंडिया अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970 इज। आपको बताना 14 ईयर्स है, 20 ईयर्स फ्रॉम एप्लीकेशन डेट, 20 ईयर्स फ्रॉम फाइलिंग डेट, लाइफ टाइम ऑफ इन्वेंटर। देखिए सर, करेक्ट आंसर है सिर्फ 20 साल तक ही वो रहेगा, ये 20 साल तक की टर्म है फ्रॉम फाइलिंग डेट। एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 53 स्टेट्स द टर्म इज 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर, उससे पहले मैं आगे चलूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको, और मेरी जो बाकी की जो एआईबी की वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट से जाके देखिए। लेट्स कंटिन्यू। Question number 22, the Mediation Act 2023 aims to promote mediation only in commercial dispute as a mandatory first step, as a voluntary, confidential and speedy process only for online dispute। देखिए इसका ऑप्शन है सी, वॉलेंट्री कॉन्फिडेंशियल स्पीडी। द एक्ट प्रमोट्स मीडिएशन एज अ वॉलेंट्री कॉन्फिडेंशियल एंड स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर आपको अपने अपने कॉलेजेस वगैरह में भी देखा हो तो उसमें अगर मीडिएशन की आपको प्रैक्टिस कराई हो तो क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ को एकदम पहले बारी बारी से बुलाया जाता है, उनकी राय पूछी जाती है, दोनों को जॉइंट मीटिंग्स भी होती हैं, फिर सेपरेट में मीडिएटर समझाता है, उस तरीके से फिर तरीके दोनों की बार्गेन्स, वो दोनों क्या कहना चाहते हैं उसको एक कंक्लूड करके एक सही रिजोल्व वाले सोल्यूशन पे लेके जाया जाता है। पीआईएल कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, तो बताने कि पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के अंडर कौन से आर्टिकल के अंदर जा सकती है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, बोथ आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 और आर्टिकल 136। देखिए पीआईएल्स कैन बी फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल जो है 226 जो वो हाई कोर्ट के लिए फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। तो करेक्ट आंसर इसका आर्टिकल 32 के अंदर आप जा सकते हैं। एक्चुअली ये दो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है, इसलिए आर्टिकल 32 में जाएंगे। क्वेश्चन 24, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन। आपको बताना है कि ये कौन से ईयर में आया था। आपके पास बेयर एक्ट होगा, सो स्टार्टिंग में ऊपर से उसका पेज देखेंगे, उसमें आपको आंसर दिख जाएगा क्योंकि उसमें आंसर लिखा हुआ है 2013, 2014, 2015, 2016। करेक्ट आंसर है 2013। द लैंडमार्क एक्ट, देखिए इसमें 1894 को रिप्लेस किया था, तो ये भी याद रखना कि बहुत पुराना एक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 25, द बीएनएस हैज इंक्रीज द पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट फ्रॉम अप टू 7 ईयर्स टू। आपको बताना है ग्रीवियस हर्ट की जो पनिशमेंट है वो इंक्रीज करी गई है अप टू 7 ईयर्स टू कितना, 5 साल, 7 साल, 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखिए उसको क्या कितना कर दिया गया है, 7 ईयर्स। सेक्शन 337 प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एक्सटेंडिंग टू 7 ईयर्स सिमिलर टू आईपीसी। Question 26, a key innovation in the BNSS regarding evidence collection is banning narco-analysis, mandatory audio-video recording of such seizure, allowing hearsay, removing witnesses। तो आपको इसकी की इनोवेशन क्या है इसके अंदर आपको बताना है। बीएनएस में क्या इनोवेट किया है इन्होंने, मैंडेटरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। पहले ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी नहीं था, अब उसको मैंडेटरी बना दिया गया है। जब भी जो है सर्च एंड सीजर होगा, और कुछ चीज़ों में तो ऐसी भी चीज़ें की गई हैं कि फॉरेंसिक टीम भी रहेंगे अगर 7 ईयर से ज़्यादा का अपराध है तो, मतलब अगर पनिशेबल ऑफेंस है तो। क्वेश्चन 27, अंडर द बीएसए द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट न्यू एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स। आपको डॉक्यूमेंट में क्या 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 चीज़ को एक्सप्लिसिटली इंक्लूड किया गया है, ओनली पेपर रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ये बार बार आते रहेगा तो ध्यान रखना, इसको फोकस करें। ओरल स्टेटमेंट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, तो आंसर इसका इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन 28, द फर्स्ट अपील फ्रॉम डिग्री पास्ड बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाइज टू। जो फर्स्ट अपील है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो डिसीजन था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो वो फर्स्ट अपील किस कोर्ट में लाई करेगी। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज है, तो सीधा वो हाई कोर्ट ही जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू, क्या होगा वो, फ्रॉड होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, कोवर्जन होगा या अंडर इन्फ्लुएंस होगा। अगर आप डराते हैं तो थ्रेट टू कमिट सुसाइड, देखिए वो एक तरह का कोवर्जन होगा। थ्रेटनिंग एंड एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी सुसाइड अमाउंट्स टू कोवर्जन अंडर सेक्शन 15। अब बीएनएस के साथ में कन्वर्ट कर लेना। क्वेश्चन 30, अंडर मुस्लिम लॉ महर क्या है, अ मैंडेटरी गिफ्ट फ्रॉम वाइफ, ऑप्शनल पेमेंट है, सम प्रोमिस्ड बाय हस्बैंड टू वाइफ, जो हस्बैंड जो प्रॉमिस करता है कि भाई मैं इतने पैसे जो है कि महर अदा करूंगा। मैरिज सेरेमनी होती है वो, देखिए जो हमेशा रहता है जब भी डिवोर्स होता है ना तब के टाइम पे ये दी जाती है वापस। सम प्रोमिस्ड बाय हस्बैंड टू वाइफ, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है
हस्बैंड जो है लीगली बाउंड होता है वाइफ को देने के लिए। आपको बताना है कि मेंटेनेंस जो है क्या मुस्लिम लॉ में दी जाती है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑफेंस ऑफ सेडिशन सेक्शन 124A IPC हैज़ बीन। अब ये जो सेडिशन है क्या अभी भी है या नहीं है, आपको ये बताना है। वो रिटेन किया गया है, मतलब है, रिप्लेस्ड विद द एक्ट्स एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, उसको रिप्लेस कर दिया है, लेकिन उसमें क्या वर्ड आया, एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी। मेड नॉन कॉग्निजेबल, उसको नॉन कॉग्निजेबल बना दिया है, या रिमूव्ड एंटायरली, या उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है इसके अंदर, अब उसको 124 को बना दिया गया है, रिप्लेस विद द एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी। क्वेश्चन नंबर 32, BNS mandates judgment in criminal trial ideally be delivered within how many days of arguments, कितने दिनों के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अंदर जजमेंट्स को देना मैंडेटरी बना दिया गया है कोर्ट के ऊपर। 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। देखिए 30 दिन के अंदर ही जिस दिन जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो जाएंगे, तब उसके बाद में 30 डेज के अंदर जजमेंट को प्रोनाउंस करना होगा, जैसे उसके ऊपर वैसे सिट बैठे नहीं रह सकते। क्वेश्चन 33, ऑप्शन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 इज रेलिवेंट, सॉरी ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 इज रेलिवेंट, कब रेलिवेंट होगा। ऑन लीव गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑन फॉरेन लॉ, साइंस आर्ट, हैंड राइटिंग, फॉर अल्टीमेट फैक्ट, ओनली इन सिविल केसेस। देखिए ये जो है ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट जो है सेक्शन 45 के अंदर है, वो सिर्फ फॉरेन लॉ, साइंस आर्ट, हैंड राइटिंग, इन सब के ऊपर रहेगा। खासकर हैंड राइटिंग पे तो आपने हमेशा देखा होगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज एम्बॉडीड इन विच सेक्शन, ये क्वेश्चन या तो रेस जुडिकाटा पूछेंगे आपसे या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पूछेंगे, तो ध्यान रखना एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा आएगा। सेक्शन 9 में, 11 में, 151 में, या फिर ऑर्डर 23 में। सेक्शन 11 है। क्वेश्चन नंबर 35, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम। आपको बताना है कि जो पावर है सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने की अपनी जजमेंट की, वो कहाँ पर है। आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 137 में है, 142 में है, 144 में है। करेक्ट आंसर इसका 137 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36, एन एडवोकेट इज ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट अ ब्रीफ इफ, कब होगा, क्लाइंट इज अ फ्रेंड, case is in distant city, client is unable to pay and assigned as a state brief, case is political। correct answer है इसका state brief। advocate must accept state briefs pro bono assigned by the court। तो भैया प्रो बोनो भी केसेस करते रहिए। प्रो बोनो केसेस पता है ना आपको, प्रो बोनो केसेस होते हैं कि जो ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, गरीब होते हैं, उनका केसेस आप जो है फ्री में करें बिना किसी चवन्नी भी लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैक्सिमम वीकली वर्किंग आवर्स फॉर एन एडल्ट अंडर वर्क अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। अब एक और चीज़ याद रखनी है कि अब जो है नए जो एक्ट हैं वो लागू हो चुके हैं अभी, पर अभी फिर भी हम इस एक्ट के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं। 48 आवर्स, 50 आवर्स, 54 आवर्स, 60 आवर्स। करेक्ट आंसर है 48 आवर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच चैप्टर ऑफ BNS डील्स विद द ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। आपको बताना वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कौन सा चैप्टर बनाया गया है, चैप्टर 5, 6, 7 और 8। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी 6। मैक्स पुलिस कस्टडी डिटेंशन फॉर सीरियस ऑफेंस डेथ लाइफ 10+ ईयर्स अंडर BNS। तो ये पुलिस कस्टडी जो है वो मैक्सिमम कितने दिन की हो सकती है, वो बताइए। जो इतने जो सीरियस मैटर हैं उनके अंदर 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 120 दिन के लिए। करेक्ट आंसर है 90 दिन के लिए। क्वेश्चन 40, बेस्ट एविडेंस रूल प्राइमरली रिलेट्स टू प्रूफ ऑफ। आपको बताना ये बेस्ट एविडेंस रूल जो है किस चीज़ से रिलेट करता है, ओरल एविडेंस से, कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट से, एलिबाई से, या कैरेक्टर से। ये जो बेस्ट एविडेंस रूल है बेसिकली कंटेंट, जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं उससे रिलेट करता है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब, अगर आप अभी तक भी मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 इज बेस्ड ऑन अमेरिकन आर्बिट्रेशन एक्ट, UNCITRAL मॉडल लॉ, इंग्लिश आर्बिट्रेशन एक्ट, और सिंगापुर एक्ट। करेक्ट आंसर है बी इसका, UNCITRAL मॉडल लॉ। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये आर्बिट्रेशन एक्ट से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल होते हैं लेकिन ध्यान रखना। प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, किस सेक्शन में प्राइवेट कंपनी को बताया गया है। सेक्शन 2 क्लोज 68, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 2 क्लोज 62। करेक्ट आंसर है ए, सेक्शन 2 क्लोज 68। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वॉज फर्स्ट एक्सप्लिसिटली अप्लाइड इन इंडिया। देखिए एनवायरमेंट लॉ से तो जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और ये पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना, इनकी जो जजमेंट्स हैं ये आती हैं। MC मेहता में बताया गया था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोदावरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम,
ये और वो इससे पहले जो इंडियन की बात करती है, इससे पहले जो एक जजमेंट थी वो, और ये थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन 44 में टर्म ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क इन इंडिया, लाइफ ऑफ ऑथर, लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स, 60 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन, 20 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन। ये जो कब तक के लिए प्रोटेक्शन दी गई है कॉपीराइट की, देखिए जब तक वो जिंदा है जिसने ये किताब लिखी है तब तक, और उसके बाद 60 साल, 60 ईयर्स प्लस। तो अगर कोई इंसान 70 का होके वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनके और 60 ईयर्स तक वो प्रोटेक्शन उनको रहेगी। मीडिएशन एक्ट में क्वेश्चन 45 है, मीडिएशन एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम सक्सेसफुल मीडिएशन इज ओनली मॉरल, लीगली एनफोर्सिबल एज अ कोर्ट जजमेंट, ओनली एनफोर्सिबल इन सिविल कोर्ट, नॉट बाइंडिंग। अगर एग्रीमेंट देखिए, अगर मीडिएशन जो है सक्सेसफुल हो गया है तो वो लीगली इन्फोर्सिबल होगा। ठीक है। क्वेश्चन 46, एपिसिटोरली jurisdiction allows Supreme Court to treat a mere letter as formal complaint, writ petition, appeal, review। ये थोड़ा ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड है एपिस्टोलरी, देखिए रिट पिटिशन के असूल में रहता है, अगर ऐसा कुछ आपके सुप्रीम कोर्ट के पास लेटर वगैरह आता है, ये भी ध्यान रखना किस केस के अंदर किया था ये। और एक केस भी था जिसके अंदर एक बार जज साहब को एक लेटर लिख दिया गया था किसी गरीब आदमी ने, किसी गांव देहात से, शायद एमपी के थे, मुझे ध्यान नहीं है, तो उसको भी मान लिया गया था। वो पीआईएल का केस था। लेकिन क्वेश्चन 47, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इज मैंडेटरी एक्सेप्ट फॉर, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किन चीज़ों में है, किन किन चीज़ों में है, और वो कौन सा है जिसमें नहीं है, बस वो बताना इसमें नहीं। प्राइवेट कंपनीज, केसेस ऑफ अर्जेंसी, पीपीपी, ऑल केसेस। देखिए बाकी सब में तो रहेगी, होगी, लेकिन एक्सेप्शन है इसका, केसेस ऑफ अर्जेंसी, अगर अर्जेंट मैटर है तो आप ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन 48, मॉब लिंचिंग इज पनिशेबल अंडर बीएनएस। ध्यान रखना, मॉब लिंचिंग वर्ड जो है फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है, सेपरेट ऑफेंस है वो, मर्डर, ग्रीवियस हर्ट विद एनहांस पनिशमेंट, माइनर ऑफेंस, अबेटमेंट। देखिए मॉब लिंचिंग के अंदर क्या है ना, इसमें मारा ही जाता है, तो बेसिकली इसमें मर्डर तो रहेगा ही रहेगा, तो एनहांस पनिशमेंट के साथ है, लेकिन इसको ये कहा गया है कि वो मर्डर से भी ज़्यादा सीरियस है। BNSS allows इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फॉर, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या क्या चीज़ आ जाएंगी, ओनली FIR के लिए है, सर्विंग समन्स, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स, ट्रायल्स, ओनली कन्फेशंस, अपील्स। देखिए अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में अब सब चीज़ें आ जाएंगी, आपको समन्स भी भेज जाएंगे, स्टेटमेंट्स भी होंगी, ट्रायल्स भी होंगी, अब तो एविडेंस भी ऑनलाइन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अंडर BSA इंक्लूड्स, आपको बताना है क्या क्या इंक्लूड करेगा, ओनली डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक इन सेकेंड शेड्यूल, स्कैन सिग्नेचर, बायोमेट्रिक। ऑप्शन बी टेक्निक इन सेकेंड शेड्यूल, ऑथेंटिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक इन सेकेंड शेड्यूल। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अदर देन माइनर इज, क्या रहेगा, वैलिड है, वॉइडेबल है, वॉइड है, अनएनफोर्सिबल है। देखिए वॉइड रहेगी। सेक्शन 26 के अंदर आप ध्यान रखना, एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, जो चीज़ें बता रखे हैं कि इनके साथ नहीं मैरिज हो सकती, कौन जो भी कंडीशन है, तो वो हमेशा वॉइड ही रहेंगी। डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया इज अवेलेबल व्हेन, कब ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अवेलेबल रहता है इस तरह का डिफेंस आपके पास, जब प्लेंटिफ फोर्स्ड, प्लेंटिफ माइनर, प्लेंटिफ वॉलंटरी कंसेंटेड विद नॉलेज, रिस्क नॉट फोर्सेबल। देखिए करेक्ट आंसर है वॉलंटरी कंसेंटेड, अगर वो भी खुद भी पार्टिसिपेट करता है इसमें तो वो ये नहीं कह सकता कि इसने मुझे चोट पहुंचाई है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 गेव डॉटर्स के लिए क्या राइट इसमें दिया गया था जब अमेंडमेंट हुआ 2005 के अंदर, ओनली मेंटेनेंस मिलेगी, कोपासनर स्टेटस सेम एज सन, जैसे बेटे को कोपासनर बना माना गया था वैसे बेटी को भी माना जाएगा, इनहेरिट इफ नो सन, वो इनहेरिट कर लेगी अगर बेटा नहीं है तो, मतलब ये वाली कंडीशन देखो, इनहेरिट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ओनली, वो सिर्फ इनहेरिट कर सकती है जो सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है इसका, जैसा बेटे को राइट्स मिले गए हैं वैसे के वैसे बेटी को भी राइट्स दिए गए हैं, बहुत सिंपल आंसर है इसका। द टर्म फेडरल इज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फेडरल जो है वो टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई है बताइए कहाँ पर है, प्रियम्बल में है, आर्टिकल 1 में है, नोवेयर, पार्ट 3। देखिए ये जो फेडरल स्ट्रक्चर बताते हैं ना, हमारा जो जो देश है वो सेंट्रल और स्टेट केस में चलता है, उनकी भी पावर है, सेंट्रल की भी पावर है, स्टेट की पावर है, तो ये फेडरलिज्म जो है बेसिकली है कहीं नहीं डिफाइंड, लेकिन हम फिर भी हैं। एडवोकेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कैन बी सस्पेंडेड बाय, कौन सस्पेंड कर सकता है जब मिसकंडक्ट होगा, तो एडवोकेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकती है, डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ स्टेट स्लैश BCI, डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए जजेस वगैरह कोर्ट के पास तो इसकी पावर नहीं होती है, हमेशा बार काउंसिल ही करती हैं, और ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी बनी होती है इनके थ्रू हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 अप्लाइज टू। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो नए लेबर लॉज आए हैं, ये मिनिमम वेजेस एक्ट को रिप्लेस किया गया है इसको, तो वो कौन से उसमें गया है वो भी ध्यान रखना। तो मिनिमम वेजेस एक्ट किस में अप्लाई होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, ऑल प्राइवेट। करेक्ट आंसर इसका एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज इन एम्प्लॉयमेंट लिस्टेड इन दिस शेड्यूल। ये सिर्फ जो शेड्यूल में जिनको दिया हुआ है सिर्फ उनके लिए है। देखिए अब इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सॉरी फॉर आई एक्चुअली मेड 3 different slides. Let's move on to question number 57. The punishment for terrorist act is defined under which section? एक और चीज़ याद रखनी है कि टेररिस्ट वर्ड जो फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है, तो बताना टेररिस्ट एक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है। सेक्शन 111 में, 113 में, 150 में, 304 के अंदर। सेक्शन 113 के अंदर ये दिया गया है और फर्स्ट टाइम है, उसकी इसमें डेथ पेनल्टी तक की सजा है। द लिमिट फॉर फाइलिंग चार्जशीट फॉर ऑफेंस अंडर लेस देन 3 years, तो कितनी लिमिट दी गई है 3 साल से कम ऑफेंस के लिए? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 180। जो लेस सीरियस ऑफेंस है उसके लिए BNSS ने 60 दिन का टाइम दिया गया है। प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज प्रोवाइडेड अंडर। प्रिजम्पशन बताना है, सेक्शन 4 में दी है, 14 में दी है, 15 में दी है या 57 में दी है। देखिए इस तरह की गैजेट जो है पब्लिश होती है। सेक्शन 15 के अंदर, सेक्शन 15 एक्सटेंड्स प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस टू गैजेट पब्लिश्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी डिक्री इज वन विच। आपको बताना, देखो डिक्री के भी टाइप होते हैं, फाइनल, प्रिलिमिनरी, है ना, तो पता होना चाहिए। तो क्या होती है फाइनली डिटरमाइंस राइट? क्या वो फाइनली राइट्स को डिटरमाइन कर देती है, बता देती है किसका राइट है, इसका राइट है। डिटरमाइंस राइट बट लीव्स वर्किंग आउट, राइट बता देती है लेकिन उसका जो कैसे वर्कआउट होगा वो नहीं है। एक्सपार्टे है, इंटरलॉकिटरी है। देखिए इसका आंसर है डिटरमाइंस राइट्स बट लीव्स आउट वर्किंग, क्योंकि अभी भी चल रहा है ना, अभी बचता है वो। फाइनल डिग्री आनी बाकी होती है। असरटेन्स राइट लाइबिलिटीज बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ दिस सूट, क्योंकि इसमें क्या है कि सूट अभी बचा हुआ है, अभी प्रिलिमिनरी डिग्री है, फाइनल उसको होना है अभी। Please like, share and subscribe to the channel. I'm saying again and again, thank you for continuing with the video. Question number 61. The conciliator under arbitration act is expected to, आपको बताना है कि क्या काम करना होता है इसको कंसिलेटर का। जज द डिस्प्यूट और असिस्ट पार्टीज इम्पार्शली टू सेटल, रिप्रेजेंट ए पार्टी, एनफोर्स एग्रीमेंट। देखिए कंसिलेटर है तो जैसे जज का रोल होता है ना, उसका वैसा रोल एक तरीके से रहता है, वैसे देखा जाए तो न्यूट्रलिटी के पर्पज से रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज को वो उस मुकाम पे लेके जाती है ताकि दोनों के बीच में एक समझौता हो जाए, तो वो असिस्ट करता है पार्टीज को इम्पार्शली, न्यूट्रल रह के। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स रेफर्स टू एन एक्ट दैट इज, देखिए फिर अगर ये कंपनी से है, अल्ट्रा वायर्स जो है किस एक्ट को कहते हैं? अल्ट्रा वायर्स कहते हैं अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, बियॉन्ड लीगल पावर इन मेमोरेंडम, फ्रॉडुलेंट, बैड फेथ। देखिए करेक्ट आंसर है इसका बियॉन्ड लीगल पावर इन मेमोरेंडम। ये बड़ा मतलब ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अल्ट्रा वायर्स के ऊपर ये और लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कंपनी से। मैंने आपसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में पहले भी पूछा था, देखिए अब यहाँ पे आ गया है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी फॉर हैजार्डस इंडस्ट्रीज वर लेट डाउन इन, मैंने आपको पहले इसका आंसर बता रखा है। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेलोर सिटीजन्स वाली जजमेंट, या फिर भोपाल ट्रेजिडी केस। देखिए MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है और इसने जो है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस को नकार के एब्सोल्यूट प्रिंसिपल पे हम गए थे। विच इज़ नॉट ए रजिस्ट्रेबल ट्रेडमार्क अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। आपको बताना है कि क्या नहीं है, कौन सा नहीं है। एक वर्ड, क्या वो ट्रेडमार्क हो सकता है, लोगो हो सकता है, या स्मेल नॉट जोग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, या साउंड। देखिए स्मेल को नहीं किया, वो ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है उसको ट्रेडमार्क बनाना, क्योंकि बाकी सब चीज़ों को तो बनाया जा सकता है। द मीडिएशन प्रोसेस इज कॉन्फिडेंशियल, दिस मीन्स, क्या मतलब है कि वो कॉन्फिडेंशियल तो रहता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? ओनली एग्रीमेंट इज कॉन्फिडेंशियल, ऑल कम्युनिकेशन प्रपोजल्स आर कॉन्फिडेंशियल, ओनली आइडेंटिटी इज कॉन्फिडेंशियल, ओनली इफ एग्रीड, अगर वो एग्री करते हैं तब कॉन्फिडेंशियल है। देखिए इसके बीच में जितने भी कम्युनिकेशन होंगे, जितने भी प्रपोजल होते हैं, वो सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं। जैसे कोर्ट के बाहर हम जाके ये सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो क्या होता है कि जो चीज़ें हम कोर्ट में एक दूसरे के ऊपर छुपा के हम बात रखते हैं, क्योंकि जज के सामने तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जब मीडिएशन में बैठते हैं तो मीडिएशन के अंदर सब जो है ओपन होकर बातें होती हैं। जो सच्चाई होती है वो मीडिएशन में होती है, ज़्यादातर देखी जाती है, कोर्ट के सामने सच्चाइयाँ नहीं आती हैं। इन ए PIL द कोर्ट कैन इशू, कोर्ट क्या इशू कर सकता है PIL के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर? ओनली ट्रेडिशनल रिट्स कर सकता है, जो मैंडेमस ये सब जो होती हैं, या डायरेक्शन दे सकता है ऑर्डर ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नेचर, या मतलब किसी तरह की डायरेक्शंस वगैरह इशू कर सकता है, या कंपनसेशन दे सकता है, या सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट देगा। देखिए इसका जो है नॉन ट्रेडिशनल डायरेक्शन रहेंगी। कोर्ट इशू कंटिन्यूइंग मैंडेमस एंड डिटेल गाइडलाइंस टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस इन PIL,
तो वो पूरी तरह से ये सब चीज़ें कर सकता है, उसमें ये नहीं है कि कोई बार्ड है किसी भी तरह का। लैंड एक्विजिशन एक्ट से अफेक्टेड फैमिली का मतलब क्या है? ओनली लैंड ओनर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, टेनेंट्स डिपेंडेंट ऑन लैंड, रेजिडेंट्स ओनली और हेयर्स ओनली। देखिए लेबरर्स, टेनेंट डिपेंडेंट ऑन लैंड, इनको बोला जाएगा अफेक्टेड फैमिली, ज़्यादातर यही अफेक्ट होते हैं। द प्रोविजन रिलेटेड टू एडल्ट्री इन द आईपीसी हैज़ बीन, क्या हुआ है उसके साथ आईपीसी के अंदर जो था, अब क्या बीएनएस के अंदर है या नहीं है आपको बताना है। देखिए रिटेन विद द हायर पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट बढ़ा दी और रिटेन कर दिया। मेड कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल बना दिया है उसको। ओमिटेड या हटा दिया गया बीएनएस के अंदर। मेड एप्लीकेबल टू वुमेन, और वुमेन के लिए एप्लीकेबल बना दिया गया है, तो आपको पता होगा इसको ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। पर्सन कैन नॉट बी हैंडकफ्ड अनलेस, कब तक उसको जो हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी, मर्डर केस होगा तो पहनाएंगे। क्लियर डेंजर ऑफ एस्केप और वायलेंट है, भागने का डर है या किसी तरह का दंगा या लड़ाई कुछ हो सकती है, तब उसको हथकड़ी पहनाएंगे। पुलिस डीम्स नेसेसरी, पुलिस को लगा कि सॉरी मर्जी है हमारी, या हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसके लिए लगाएंगे। देखिए सॉरी कोई भी इशू हो, सिर्फ और सिर्फ उसके भागने का डर हो या किसी और तरह का खतरा हो, तभी वो हथकड़ी लगाई जाएंगी, हैंडकप्स किया जाएगा मुजरिम को, एक्यूज को। नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ ऑफ फैक्ट अंडर बीएस से, प्रूफ ऑफ फैक्ट के लिए कितने विटनेसेस की जरूरत है? देखिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है तो ध्यान रखना। एटलीस्ट टू, दो विटनेस की जरूरत है किसी चीज को साबित करने के लिए। नो पर्टिकुलर नंबर, कोई नंबर नहीं दे रखा। एटलीस्ट वन, एक की जरूरत है। एज मैनी एज पॉसिबल, जितने मिल जाए उतने। देखिए कितने नंबर ऑफ विटनेस होने चाहिए ऐसा कुछ दिया नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वो कहते हैं ना कि अगर 50 विटनेस हैं उसमें से अगर एक विटनेस की ही, क्या कहते हैं ना कि नंबर ऑफ विटनेस से नहीं, जो उनकी जो क्वालिटी होती है विटनेस की उससे डिपेंड करता है। एक कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन ऑफ साउंड अनसाउंड माइंड इज, अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो क्या होगा? वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा, वैलिड होगा, इलीगल होगा। अगर आपको पता है कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो देखिए उसमें इफ एंड बट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, वो वॉइड रहेगा। द टोर्ट ऑफ डेफेमेशन कैन बी, ये जो डेफेमेशन है वो क्या क्या हो सकता है? ओनली लाइबल, ओनली स्लेंडर, बोथ लाइबल एंड स्लेंडर, ओनली क्रिमिनल। देखिए लाइबल एंड स्लेंडर दोनों को ही डेफेमेशन कहते हैं। इन इंडिया डेफेमेशन कवर बोथ लाइबल, जिसे कहते हैं रिटर्न वाली परमानेंट, और स्लेंडर जो होती है वो स्पोकन होती है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ अंडर मुस्लिम लॉ बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये जो म्यूचुअल कंसेंट से किस में हो सकती है इनकी मैरिज का जो तलाक है इनका, तलाक। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ अंडर मुस्लिम लॉ बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये है तलाक है, खुला है, मुबारत है, इला है। देखिए खुला को कहते हैं, खुला इज इनिशिएटेड बाय द वाइफ गिविंग कंसिडरेशन महर फॉर हर रिलीज, उसको महर मिल जाएगी और वो उसका डिवोर्स हो जाएगा। पावर टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इज वेस्टेड विद, प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए किसके पास पावर होती है? प्रेसिडेंट के ही पास। प्रेसिडेंट ऑन एडवोकेट एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। देखिए प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है? वो हमेशा कैबिनेट की, यूनियन कैबिनेट की, ना कि स्टेट कैबिनेट। इसी के हिसाब से वो चलता है। एन एडवोकेट कैन एडवर्टाइज सर्विस इन विच सिनेरियो, किस मतलब वो कैसे कर सकता है? अगर एडवर्टाइज कर भी सकता है तो न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट विद बेसिक इन्फॉर्मेशन पर गाइडलाइंस, बल्क ईमेल। तो देखिए जी अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा, वेबसाइट के माध्यम से वो कर सकता है। ईपीएफ एक्ट अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग हाउ मेनी पर्सन्स, आपको बताना है। वैसे ईपीएफ भी जो हटाया गया तो फिर वो कौन सा एक्ट में कन्वर्ट हुआ है, वो मतलब सब्सटीट्यूट हुआ है? सेक्शन 10, 20, 50 और 100। आंसर 20 और मोर, सॉरी कितने एम्प्लॉयज़ के लिए रहता है? 10, 20, 50 और 100, तो 20 एम्प्लॉयज़ के लिए रहता है। उस 20 और उससे ज़्यादा के होंगे तभी आपका ईपीएफ एक्ट लगेगा, नहीं तो नहीं। ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड सेक्शन 309 आईपीसी हैज़ बीन, अभी जो सेक्शन 309 था आईपीसी का, आपको पता होगा अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये पहले हटाया गया था आईपीसी के अंदर से भी, तो अब क्या उसको रिटेन किया है, ओमिट हटा दिया गया है, या उसको और सीरियस बना दिया गया है, या नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका, उसको हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर कॉग्निजेंस इज जनरली गवर्नड बाय, कौन सा एक्ट है? कोर्ट डिस्क्रिशन लिमिटेशन एक्ट 1963, बीएनएसएस, सीपीसी। लिमिटेशन एक्ट है जिसके अंदर ये गवर्न होता है। एस्टोपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज इन विच सेक्शन, किस सेक्शन में दिया गया है? तो सारे सेक्शन को खोलना है, फटाक से आपको देख लेना है, उसके कंटेंट्स पर, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 115 में, 120 में, 135 में, या 58 में। सेक्शन 120 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंशियल जस्टिस इज इन्वोक्ड अंडर, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंशियल जस्टिस किस सेक्शन के, किस के हिसाब से ये दी गई है? देखा होगा कि बहुत बार कुछ चीज़ें कवर्ड नहीं है सीपीसी के अंदर, तो उनमें कब क्या होगा? सेक्शन 9 से, सेक्शन 151 जो कि इनहेरेंट पावर है कोर्ट की, या फिर ऑर्डर 6 से, या सेक्शन 100 से।
देखिए सेक्शन 151 से होगा, इनहेरेंट पावर्स अलाउ ऑर्डर्स नेसेसरी फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस। तो इस तरह की चीज़ें भी कोर्ट कर सकती है जो कि सीपीसी में नहीं होती हैं, तो कुछ ना कुछ जस्टिस के लिए वो करता है। तो 151 में इसलिए कोर्ट को इनहेरेंट पावर दी गई है। द लिमिट फॉर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू मेक अवार्ड, कितने टाइम के अंदर अंदर अवार्ड देने की समय दिया गया है? 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या नो लिमिट? देखिए 12 महीने के अंदर अंदर। सेक्शन 29A मैंडेट्स अवार्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम एंटरिंग रेफरेंस, जैसे रेफरेंस स्टार्ट 12 महीने के अंदर अंदर वो करना होगा। वन पर्सन, ए वन पर्सन कंपनी कैन हैव हाउ मेनी मेंबर्स? देखिए 1% लिखा हुआ है तो बताइए कितने? वन एंड वन नॉमिनी, 2 अप टू 5। देखिए आंसर इसका 1 एंड 1 नॉमिनी, वैसे है तो 1% की, लेकिन वो 1 एंड 1 नॉमिनी के साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है वो? ओनली पॉलिट्रोपेज, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, ओनली प्रिकॉशनरी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। करेक्ट आंसर है इसका इंटरजेनरेशनल इक्विटी। कंजर्विंग रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन इज की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन कैसे करोगे? अभी से ही फ्यूचर का सोच के चलोगे, नहीं तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है। डिजाइन अंडर डिजाइन एक्ट 2000 रेफर्स टू, बताइए डिजाइन का क्या मतलब है? फंक्शनल एस्पेक्ट है, एस्थेटिक फीचर्स, शेप और पैटर्न को लेकर, केमिकल कॉम्पोजिशन है, लिटरेरी वर्क है। देखिए इसे बोलेंगे एस्थेटिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए पार्टी कैन विड्रॉ फ्रॉम मीडिएशन आफ्टर, कब कर सकती हो मीडिएशन से विड्रॉ? कैन नॉट विड्रॉ, 1 सेशन के बाद, 2 सेशन के बाद, कोर्ट की परमिशन के बाद। देखिए 2 सेशन के बाद में वो विड्रॉ कर सकती है मीडिएशन से। राइट टू फूड रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 इन, तो आपको बताना है। देखिए मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ इसको, तो राइट टू फूड मैंने इसके ऊपर काम भी किया है मैंने जाके। तो एनीवे, मेनका गांधी केस में, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ओल्गा टेलिस में, फ्रांसिस कोरेल में। तो करेक्ट आंसर है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने भी जाके सर्वे वगैरह इन सब चीज़ों के लिए काम किया है, हेल्प की है। एनीवे, लैंड एक्विजिशन के अंदर कंसेंट ऑफ 80% अफेक्टेड फैमिलीज मैंडेटरी फॉर, किस में रहेगा मैंडेटरी? पब्लिक पर्पस के लिए अगर वो एक्विजिशन हो रहा है तब, या प्राइवेट कंपनीज के लिए एक्विजिशन हो रहा है तब, या ये जो प्राइवेट ये पब्लिक वाला जो पार्टनरशिप रहता है उसके हिसाब से रहेगा, या बी और सी के हिसाब से? ठीक, करेक्ट आंसर है इसका बी एंड सी। 80% कंसेंट रहेगा प्राइवेट कंपनीज के लिए, 70% फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज डिफाइंड अंडर, कौन से सेक्शन में दी है? बड़ा फेमस था पहले, सेक्शन 120A और सेक्शन 61, सेक्शन 111, सेक्शन 302। देखिए इसके अंदर आपके सामने जानबूझ के 120A रखा है क्योंकि पहले बी हुआ करता था, अब क्योंकि BNS है तो सेक्शन 61। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, मजिस्ट्रेट पावर टू मेक कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट इज इन, किस में दी गई है? सेक्शन 190 में, 200 में, 210 में, सेक्शन 156 में, सेक्शन 200 में। सेक्शन 200 के अंदर मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने की। प्रिंसिपल फॉर एडमिटिंग डाइंग डिक्लेरेशन, तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है रेस जस्टी है, नेमो, मॉरिशरस, पैरासुमिचर, मेंटायरे, एस्टोपल, इनोसेंस। सॉरी फॉर रीडिंग दैट, उसका करेक्ट आंसर भी वही है, मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद लाई। देखो इसका जो हम हमेशा, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। होता क्या है कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसकी बात को क्यों मान लिया जाता है, वो अपने आप में देखिए सेल्फ अपने आप में एक एविडेंस होता है। उसी उतनी सी बात के ऊपर किसी को पूरी सजा हो सकती है, क्योंकि ये माना जाता है जो मर रहा है ना व्यक्ति, वो झूठ नहीं बोलेगा, भगवान के पास जा रहा है, तो ऐसी चीज़ में उसकी बातों को सच माना गया। अगर वो कहता है कि मुझे एक्स ने चोट पहुंचाई है उसकी वजह से मरा हूँ, तो उसको सजा हो जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को उसने मरते वक्त ये बात बता दी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कंटिंजेंट का मतलब आप जानते हैं ना कि कुछ ये हो जाएगा, ये मतलब एक इवेंट के होने अगर होगा तो दूसरे इवेंट के ऊपर रहता है। तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन कोलेट्रल इवेंट, और अनसर्टेन इलीगल। देखिए जैसे मैंने कहा कि डिपेंड ऑन कोलेट्रल इवेंट, मान लीजिए LIC की पॉलिसी ली होगी, मर जाओगे तो ही मिलेगी, है ना? तो मरना पड़ेगा, पहला इवेंट है तब मिलेगी पॉलिसी। स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन नेग्लिजेंस इज दैट ऑफ, आपने ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो नेग्लिजेंस है वो क्या क्या मतलब है उसका? वेरी कॉशियस पर्सन, रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन, स्पेशलिस्ट, डिफेंडेंट। देखिए रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन का ही फॉर्मूला हमेशा हर चीज़ में लगाया जाता है कि वो कैसे एक्ट करता, कि नेग्लिजेंस जब भी चीज़ें आती हैं तो वो प्रूडेंट पर्सन के ही लेके माना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड मीन्स, इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैक्ट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय 100 टेक्स्ट, क्रिमिनल लॉ, एविडेंस। करेक्ट आंसर इसका यही है बी, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय 100 टेक्स्ट। तो इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं वैसे तो। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंपाउंड, ये बहुत सिंपल है, आप इसका आंसर इजीली दे देंगे। गोलकनाथ, केशव नंदा भारती केस के अंदर, या मिनर्वा मिल्स के अंदर, और SR बोम्मई के अंदर। केशव नंदा भारती के अंदर ये बात आई थी। और आपको ये भी याद रखना है कि इसके अंदर आर्टिकल 368 को भी ध्यान रखना है कि इसकी जो पावर थी अमेंडमेंट की वो भी बताई गई थी। एन एडवोकेट शैल नॉट बी,
क्या नहीं, लीगल एडवाइज़र, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, लेक्चरर, कंसल्टेंट, वो डायरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता है वो स्लीपिंग पार्टनर या इस तरह के काम वो कर सकता है जो जिसमें वो एक्टिव रोल ना करे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल पीएसयू, क्या है उसका रोल की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखो सेंट्रल वर्ड आ रहा है तो ध्यान रखना इसका, लोकल है बोथ, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही उसको रन करती है, चलाती वही है। जितने भी आपकी LIC है या जो भी है, कोल इंडिया, जितनी भी सारी कंपनी है, सारी ये स्टेट ओन नहीं होती है, सेंट्रल ओन होती है। प्रोविजन फॉर, इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट की इक्विटी होती है। प्रोविजन फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हैज़ बीन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब का जो प्रोविजन है वो अब है या नहीं है, इंट्रोड्यूस किया है या हटा दिया, ओमिट कर दिया है BNS से, रिटेन किया गया, रखा गया है, या उसको मैंडेटरी बनाया गया है। देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको कुछ वो बत्रा टाइप की कुछ जजमेंट थी जिसमें वो ध्यान रखना, वो भी जजमेंट पूछी जाती है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर 3 से 7 साल में भी रिलीज ऑन, उनको रिलीज किया जा सकता है किन केसेस में, बेल पे, पैरोल पे, प्रोवेशन पे या एडमोनिशन पे। देखिए प्रोवेशन जो दी जाती है गुड बिहेवियर पे मिलती है, तो गुड बिहेवियर अगर रहेगा तो आपको ये प्रोवेशन मिल सकती है, छूट जो रहती है। टेस्ट TIP जिसे कहते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, TIP के नाम से फेमस होता है ये, कोर्ट के अंदर TIP वर्ड यूज होता है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज यूज टू सब्सटेंशिएट एविडेंस, corroborate विटनेस एविडेंस, रिप्लेस विटनेस, प्रूव गिल्ट कंक्लूसिवली। आंसर इसका corroborate विटनेस एविडेंस। वो होता है ना कि इनमें से सबको देख के बताया जाता है कि किसने किया था, जो 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 विक्टिम होता है वो आइडेंटिफाई करता है। एडवोकेट इन क्रॉस एग्जामिनेशन इज परमिटेड टू, जब क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा एडवोकेट तो वो क्या चीज़ पूछ सकता है, किस तरह के सवाल पूछ सकता है। आस्क एनीथिंग, जो मन करेगा वो पूछेगा। आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन टू डिस्कवर ट्रूथ, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा सच पता करने के लिए। इंसल्ट करेगा विटनेस की या सजेस्ट करेगा अनट्रूथ, या उल्टी सीधी इस तरह की चीज़ें उससे मनवा लेगा, गलत सलत। देखिए रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा ताकि सही उसका आंसर मिल सके। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मेरे साथ 100 क्वेश्चंस का ये जो चैलेंज है पूरा किया है। और मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो थोड़े से, एक आध तो मैंने इसलिए भी ऐड किया था ताकि थोड़ा आपको क्लैरिटी मिले, और एक आध ऐसा भी रहा क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में, और ये बड़ी मेहनत से बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली like it, share it with your friends, and subscribe to my channel, and stay tuned for more videos. I'll be uploading more and more videos now. CPC lectures मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है, I've already started preparing for, I've written my all the script, एंड कमर्शियल कोर्ट एक्ट के ऊपर मैंने स्टार्ट कर दिया, आर्बिट्रेशन के अंदर मैंने स्टार्ट कर दिया है। और भी अगर कोई भी और चीज़ें हैं तो आप मुझे यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड किस एक्ट को आप वो चाहते हैं बनाना। मैंने काफ़ी एक्ट्स को मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन धीरे धीरे ही आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ रियली गुड डे।